हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑक्सीजन फैमिली का लास्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी सब चीज़ें कम्प्लीटली डिस्कस हो गई थी जितनी अपनी कोर्स में एनसीईआरटी में गिवन है। और अपने जो आपने एनसीईआरटी देखी होगी तो देखा होगा कि H2SO4 ही बाकी है, वही अपन डिस्कस आज करेंगे। और साथ में H2S भी डिस्कस करेंगे क्योंकि लैब के अंदर वो काफ़ी सारा यूज़ किया जाता है H2S, ठीक है ना। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है तो H2S को भी अपन डिस्कस करेंगे, वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में अपन वही प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ, ठीक है ना। प्रिपरेशन अपने पास में डायग्राम है एक, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट प्रोसेस अपन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं। लास्ट टर्न पे अपन ने डिस्कस किया था जब SO2 बना रहे थे कि जब भी सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करते हैं, सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करते हैं तो SO2 गैस बनती है। उस SO2 गैस को हम यूज़ करते हैं H2SO4 बनाने के लिए। तो आज हम H2SO4 किस तरीके से बनाएंगे उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखें यहाँ पे रिएक्शन में अपन ने क्या कर रखा है कि सल्फर रख रखा है इस चेम्बर के अंदर और एयर पास कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे और बन जाएगा SO2 + O2। पर और भी बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ होती है। जनरली सल्फर के साथ में आर्सेनिक की इम्प्यूरिटी होती है, तो और भी दूसरी जो इम्प्यूरिटीज़ होंगी वो साथ में ही रहेगी SO2 के। तो यहाँ से जब SO2 और O2 पास होंगे तो सबसे पहले तो अपन वाटर स्प्रे करेंगे। वाटर स्प्रे करने से क्या होगा, जो सिलिका की इम्प्यूरिटी होगी, सिलिका की इम्प्यूरिटी होगी, SiO2 की रेत टाइप की इम्प्यूरिटी जो होगी वो पानी के साथ डिजोल्व हो जाएगी, भारी हो जाएगी और नीचे की तरफ बैठ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में अगले चेंबर में चलेंगे तो SO2 + O2 रहेगा। अपन ने जो वाटर डाला था, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वो अपन प्रॉपर्टी के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 क्या करेगा, SO2 के साथ में जो पानी होगा उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और इस तरीके से हमारे को ड्राई SO2 और O2 मिल जाएगी। फिर एक यहाँ पे आर्सेनिक प्यूरीफायर लगा हुआ है। आर्सेनिक प्यूरीफायर के अंदर क्या है कि हम आर्सेनिक की इम्प्यूरिटी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। तो ड्राई SO2 और O2 जिसके अंदर इम्प्यूरिटी है आर्सेनिक की, वो पास करिए अपन ने कहाँ से, आर्सेनिक प्यूरीफायर से। फिर उसके बाद में प्री हीटर, थोड़ा सा उसको गर्म करेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे, O2 का बॉन्ड हल्का सा वीक करेंगे जिससे कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है वो इजीली रिएक्शन कर सके, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कैटालिटिक चेंबर है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जिसके अंदर प्रेजेंट है, वो SO2 और O2 को आपस में रिएक्ट करवा के कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, SO3 के अंदर, ठीक है ना। SO3 जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होती है, नॉन पोलर होती है, जो कि अपन ने पढ़ा था किसके अंदर, हाइड्रोलिसिस के अंदर। SO3 नॉन पोलर होती है तो SO3 जो है वो H2SO4 के अंदर डिजोल्व करवाई जाती है और इस तरीके से हमें ओलियम मिल जाता है H2S2O7। फिर H2S2O7 का हाइड्रोलिसिस करेंगे, H2S2O7 का हाइड्रोलिसिस करेंगे और अपन को मिल जाएगा क्या, H2SO4। देखिए रिएक्शन क्या क्या हुई होगी, इस चीज को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले अपन ने क्या करा, सल्फर लिया, सल्फर को बर्न किया तो बना SO2, ठीक है ना। और साथ में क्या रहेगी इसके अंदर, O2। तो SO2 उड़ेगी। SO2 जो है वो इम्प्योर SO2 है यहाँ पे, ठीक है ना। इम्प्योर SO2 क्यों बोला, क्योंकि इसमें इम्प्यूरिटी है, समझ लेना भाई अच्छे से। इम्प्यूरिटी है यहाँ पे किसकी, SiO2 की है, AS2O3 की इम्प्यूरिटी है साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करा अपन ने, जो SO2 और O2 मिला था, है ना, जिसके अंदर इम्प्यूरिटी थी किसकी, SiO2 की और AS2O3 की, इसको पास किया अपन ने पानी में से। जब पानी की बौछार पड़ेगी तो रेत जो है वो पानी से भीगकर भारी हो जाएगी और नीचे की तरफ बैठ जाएगी, इसलिए अपने SO2 मिलेगी अब, ठीक है ना, और O2 मिलेगी। इसके अंदर इम्प्यूरिटी होगी किसकी बेटा, AS2O3 की इम्प्यूरिटी होगी, ये भी वोलेटाइल इम्प्यूरिटी है और नीचे की तरफ जो है वो SiO2 बैठ जाएगा पानी के साथ। अब इसमें क्या होगा, ये जो है वो वाटर के कांटेक्ट में आके हाइड्रेटेड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बेटा, हाइड्रेटेड। तो इनके अंदर पानी भी होगा। तो अपन क्या करेंगे यहाँ से, ये जो SO2 + O2 का जो मिक्सचर था और जिसके अंदर AS2O3 की क्या थी बेटा, इम्प्यूरिटी थी, अपन इसको कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से पास करेंगे। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जबरदस्त डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जिसके बारे में अपन ने हाइड्रेटेड आइसोमेरिन्स के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है ना। ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 क्या करेगा, SO2 और O2 के मिक्सचर में जो पानी होगा उस पानी को पी जाएगा। कैसे पी जाएगा, पानी पीकर ये बना लेता है H2SO4.NH2O। तो बौछार करवाई जा रही है किसकी, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की। और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा इस तरीके से, SO2 + O2 और साथ में क्या, AS2O3। ये ड्राई फॉर्म में मिलेंगे। कौन सी फॉर्म में मिलेंगे,
ड्राई फॉर्म में मिलेंगे। अब इस रिएक्शन को समझना, अब अपन क्या करेंगे, SO2 प्लस O2 साथ में AS2O3 है, आर्सेनिक प्यूरिफायर। आर्सेनिक प्यूरिफायर मतलब जो आर्सेनिक को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, आर्सेनिक प्यूरिफायर में से पास करेंगे जो कि Fe2O3 होता है, ठीक है ना। आर्सेनिक प्यूरिफायर में से पास करेंगे तो SO2 प्लस O2 अपने को बचेगा और वहां पे AS2O3 एब्जॉर्ब हो चुका होगा। अब देखो रिएक्शन को समझना, SO2 प्लस O2 जो है वो खुद आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसलिए अपन हीट करेंगे, है ना। O2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से, O2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से, है ना, वो SO2 के साथ डायरेक्टली रिएक्शन करके SO3 का फॉर्मेशन नहीं करेगा, डायरेक्टली नहीं करेगा। अच्छा, इस चीज़ को समझना, मैं इतनी एनर्जी नहीं दे सकता कि O2 का बॉन्ड टूट जाए, क्योंकि अगर मैं इतनी एनर्जी प्रोवाइड करूँगा तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ये बन ही नहीं पाएगा, ये बन ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि O2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर आप इसके 400 के समथिंग जो एनर्जी है वो उतनी दे दोगे तो ये वाला बॉन्ड तो पहले से ही अनस्टेबल हो गया, ये तो बन ही नहीं पाएगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा ही नहीं पाएगी। तो अपन रिएक्शन को एक नए पाथ के थ्रू लेके चलते हैं। वो पाथ क्या है अपना, SO2 की रिएक्शन O2 के साथ कराई और इसमें कैटेलिस्ट डालते हैं बेटा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, है ना, हाफ ऑफ O2 है और बना दिया क्या, SO3। थोड़ा सा हल्का सा हीट करना पड़ता है, इसलिए अपन ने प्री हीटर में से पास किया था। हल्का सा हीट करेंगे, ज़्यादा हीट नहीं करेंगे। रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन को समझना, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड अपना ऑक्सीजन देगा, 2VO2 साथ में हाफ ऑफ मतलब नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। फिर ये जो नेसेंट ऑक्सीजन मिली है, अब कोई बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन SO2 के साथ रिएक्शन करके SO3 बन जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में बात करें अपन तो VO2 जो बना है 2VO2 वो हाफ ऑफ O2 के साथ रिएक्शन करेगा और V2O5 बना लेगा, क्योंकि वेनेडियम जो है वो ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है तो सरफेस पे O2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग हो जाएगी कोऑर्डिनेशन के अंदर जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग हो जाएगी, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके वेनेडियम पेंटाऑक्साइड वापस बना देगा। इस तरीके से पूरी रिएक्शन में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज इट इज आपके पास बचा रहेगा। तो रिएक्शन को वापस ध्यान देना अपने कि SO2 प्लस हाफ O2 रिएक्शन करके SO3 बनाते हैं। रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होती है, डेल्टा H जो है वो उसका नेगेटिव होता है, मतलब लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होना पसंद करती है। 1.5 मोल जा रहा है किसके अंदर, 1 मोल में, तो प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है तो रिएक्शन जो है वो हाई प्रेशर के ऊपर होगी, ठीक है ना। ये कंडीशन हो गई अपनी। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी तो पढ़ते ना बेटा, रिएक्शन होने वाले चेंज को क्या करती है, अपोज करती है। अगर आप हाई प्रेशर रखोगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम हो रहा है। तो प्रेशर किस डायरेक्शन में कम हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम हो रहा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, कब, हाई प्रेशर के अंदर, ठीक है ना। अब देखो SO3 वैसे तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेना चाहिए, H2SO4 बना लेना चाहिए, पर SO3 जो है वो नॉन पोलर होती है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नॉन पोलर होती है। तो वाटर में अगर अपन वाटर में SO3 डालने की कोशिश करेंगे तो वो सरफेस पे इकट्ठी हो जाएगी, सरफेस पे वाइट फ्यूम्स बन जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं अपन, SO3 को पहले से प्रिपेयर्ड H2SO4 में मिक्स करते हैं, जिससे कि फॉर्मेशन होता है किसका, H2SO4 का, और जिसका नाम है क्या, ओलियम, H2S2O7 का, और जिसका नाम है क्या, ओलियम। बाजार में H2SO4 ओलियम के नाम से ही आता है, ठीक है ना। तो H2SO4 जो अपन लेंगे, H2S2O7 लेंगे, अब इसमें पानी डालते जाओ और H2SO4 बनाते जाओ। तो ये है कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 बनाने का। मैं वापस से एक बार स्टार्ट करता हूँ, ढंग से समझने की कोशिश करना कि सल्फर की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो SO2 बनेगा, पर उसके अंदर कई सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे आर्सेनिक की इम्प्योरिटी होती है, सिलिका की इम्प्योरिटी होती है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसको पानी में से पास करते हैं, तो सिलिका जो है वो भारी हो जाता है, पानी से भीगकर नीचे की तरफ बैठ जाता है, रेत है ना। फिर आर्सेन, अब नेक्स्ट उसको क्या है, पानी आ गया, हाइड्रेटेड हो गया, तो अपन उसको क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालते हैं, तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया कि SO2 को ड्राई करने के लिए किसका यूज़ करेंगे,
कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का यूज करेंगे क्योंकि वो उसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। फिर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 वाटर को पी जाएगा, इस तरीके से SO2 O2 और AS2O3 बन जाएंगे ड्राई फॉर्म के अंदर। फिर अपन क्या करेंगे, SO2 की O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे और आर्सेनिक प्योरीफायर में से पास करेंगे, क्योंकि आर्सेनिक की इंप्योरिटी है तो आर्सेनिक को अपन को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, हटाना है, रिमूव करना है। तो आर्सेनिक प्योरीफायर लगाया, SO2 और O2 बचे। डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करा सकते, SO2 और O2 की होती नहीं है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि O2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होती है। रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। इसलिए SO2 डायरेक्टली O2 के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। तो अपन क्या करेंगे, कैटलिस्ट यूज करेंगे और उस कैटलिस्ट का नाम क्या है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड अपना ऑक्सीजन देगा पहले तो, फिर O2 को खुद एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरीके से रिएक्शन में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बचा रहेगा। अब SO3 जो मिली है उसको पानी में अपन डाल नहीं सकते, क्योंकि SO3 नॉन पोलर होती है। नॉन पोलर होती है तो सरफेस पे वाइट फ्यूम्स बन जाते हैं, इकट्ठी हो जाती है सरफेस पे। इस वजह से अपन SO3 को पहले से प्रिपेयर्ड H2SO4 में डालते हैं और बन जाता है क्या, H2S2O7। H2S2O7 का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो H2SO4 बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +6 आ रही है। तो बाजार में जो H2SO4 है वो ओलियम की फॉर्म में मिलता है, और जितना अपन को H2SO4 बनाना है ना, तो उसमें उस हिसाब से, उस कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से पानी डालते चले जाते हैं और H2SO4 बनाते चले जाते हैं। ये प्रोसेस हो गया कॉन्टैक्ट प्रोसेस। एक बार वापस से डायग्राम की तरफ आते हैं अपन, इस चीज़ को समझिएगा। वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। सल्फर वाला चेंबर है, एयर पास करी, SO2 + O2 बन गया, ठीक है ना। एक एक डायग्राम समझना, बहुत इजी सा है। इसके अंदर फिर है ना अपन ने वॉशिंग करी, तो जो सिलिका की भारी इंप्योरिटीज थी वो पानी के साथ बह के नीचे आ गई, नीचे बैठ जाएगी। फिर यहाँ से पास करेंगे तो आर्सेनिक की इंप्योरिटी है, ठीक है ना। तो पहले तो वाटर हटाएंगे, क्योंकि वाटर जो डाला था उसकी इंप्योरिटी हो गई, तो वो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद में ड्राई SO2 + O2 मिली है, जिसके अंदर आर्सेनिक की इंप्योरिटी है, तो आर्सेनिक प्योरीफायर में से पास करेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे, हल्के से O2 के बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, मतलब वीक करने की कोशिश करेंगे। फिर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट है, वो क्या करेगा, वहाँ पे SO2 को SO3 के अंदर कन्वर्ट करेगा। SO3 को कंसंट्रेट H2SO4 के चेंबर में डालेंगे, जिससे कि ओलियम मिल जाएगा, और ओलियम का अपन क्या करते चले जाएंगे, हाइड्रोलिसिस करते चले जाएंगे। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में अपने पास बात आती है प्रॉपर्टीज की। चलिए देखें, प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। H2SO4 जो है ऑयल ऑफ विट्रोल जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, केमिकल किंग है ये एक तरीके से, ठीक है ना। और इसके बिना रिएक्शंस अधूरी है केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। देखें क्या है, H2SO4 जो है वो विस्कस लिक्विड होता है। क्या होता है बेटा, विस्कस लिक्विड होता है, कलरलेस विस्कस लिक्विड है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। H2SO4 क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, विस्कस लिक्विड होता है, ठीक है ना। और एसिड होता है, एसिड होता है, इसके अंदर 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं, S डबल बॉन्ड O OH और OH। 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, एक और एक 2। इस तरीके से इसके 2 डिफाइन होते हैं। एक तो K1 डिफाइन होगा, K1 के अंदर क्या बन जाएगा, S डबल बॉन्ड O OH O नेगेटिव। और फिर K2 की बात करेंगे, तो S डबल बॉन्ड O OH O नेगेटिव, ठीक है ना। तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी रहेगी, तो K1 वेरी वेरी ग्रेटर देन ऑफ K2 रहेगा, ठीक है ना। मतलब पहला हाइड्रोजन तो इजीली निकल जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन निकालने में दिक्कत आएगी। K1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, किससे, K2 से। नेक्स्ट उसके बाद बात करें, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, अभी अपन ने पढ़ा था डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अभी रिएक्शंस पे आते हैं, बाकी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी कंपाउंड है जिसके अंदर क्या है, वाटर है ना, उसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालेंगे तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 चला जाता है किसके अंदर, H2SO4
NH2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से और कंपाउंड जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, पानी उड़ जाता है उसके अंदर से, ठीक है ना। अभी रिएक्शंस पे आते हैं, एक बार पहले प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें माइल्ड ऑक्सीडेंट होता है, तो अपन ने ये सीरीज़ पढ़ी थी, याद हो आपको, सबसे आगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की सीरीज़ पढ़ी थी, उसमें सबसे आगे अपना फ्लोरीन था, फिर 5 रिएजेंट थे। 5 रिएजेंट के बाद में अपने पास में क्या था बेटा, 5 रिएजेंट के बाद में अपने पास KMnO4 था, KMnO4 के बाद में MnO2 H2O2 था, फिर MnO2 था, फिर K2Cr2 था, और फिर अपनी ट्रिक थी कल नेट से बर्बाद करी नाइट, फिर याद आई पढ़ाई। और अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करूं, ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो होती है F2 देन Cl2 देन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 देन Br2 और देन I2, ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ ये डिस्कस करते हैं, एक एक प्रॉपर्टीज़ समझते चले जाना। मैं सबसे पहले ले रहा हूँ इसका एसिडिक बिहेवियर। देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हर एक को H+ देने का काम करता है, सबको H+ देने का काम करता है। तो वीक एसिड के एनायन जब आते हैं, वीक एसिड के एनायन आते हैं तो इजीली उनको क्या दे देता है बेटा, H+ दे देता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखना, सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन की। तो H2SO4 जो है वो 2 कॉन्सेंट्रेशन में मिलता है, एक मिलता है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और दूसरा मिलता है डाइल्यूट H2SO4, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जो है वो तीनों की तरह काम करता है, एक एसिड की तरह काम करता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, और एक जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है बेटा। पर अगर मैं बात करूं डाइल्यूट H2SO4 की, तो डाइल्यूट H2SO4 ओनली एंड ओनली क्या है, एसिड है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि खुद डाइल्यूट है, खुद में पानी पहले से बहुत सारा है, तो दूसरे से क्या पानी लेगा वो, ठीक है ना। तो वो खुद है ना क्या है, वो सिर्फ क्या है, एसिड है। दूसरी बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो H+ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है, किसके कंपैरिजन में, कॉन्सेंट्रेट के कंपैरिजन में, इस वजह से ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, जबकि ये क्या है, अपना H2SO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अपन इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करना चालू करते हैं। बहुत सिंपल सी रिएक्शंस हैं, रिएक्शन को समझना। एक तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन में सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं विद बेस, विथ OH-। जैसे NaOH ले लिया बेटा, NaOH ले लिया और H2SO4 ले लिया, तो NaOH H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, पहले बनाएगा NaHSO4, है ना, क्योंकि Ka1 वेरी ग्रेटर देन Ka2, फिर और OH- डाल दिया क्योंकि दोनों की दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बन जाएगा क्या, Na2SO4। इस तरीके से दोनों सॉल्ट पॉसिबल है जब बेस के साथ में रिएक्शन होगी, OH- के साथ में रिएक्शन होगी। इसी में अपन सेकंड बात करते हैं विथ एनायन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। इस रिएक्शन को समझना, देखें, विथ एनायन ऑफ वीक एसिड, पहले डाइल्यूट की लिखूंगा बाद में कॉन्सेंट्रेट की लिखूंगा, ठीक है ना। वीक एसिड एनायन के साथ में अपन रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। रिएक्शन को समझना, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। जैसे कार्बोनेट लिया, देखो क्या है, वीक एसिड का एनायन है, वीक एसिड का एनायन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वीक एसिड का जो एनायन होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो समझना कार्बोनेट जो है वो H+ लेगा, इनकी H+ एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, H+ लेके बनाएगा क्या, H2CO3, और H2CO3 का मतलब होता है H2O + CO2। CO2 जो है वो कलरलेस एसिडिक गैस होती है, ठीक है ना, जो कि लाइम वाटर, बरेटा वाटर को कैसा कर देती है, मिल्की कर देती है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन SO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव H+ लेगा और क्या बना देगा, H2SO3। H2SO3 टूट के जाता है किसके अंदर बेटा, H2O + SO2 के अंदर, तो ये भी
कौन सी कलरलेस गैस हो गई, टन्स लाइम वाटर, बरेटा वाटर, मिल्की। पर दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए अपन किसको यूज़ करते हैं, एसिडिफाइड KMnO4 को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक एसिडिफाइड KMnO4 के साथ में रिडॉक्स रिएक्शन करती है, जबकि CO2 जो है वो एसिडिफाइड KMnO4 के साथ में कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं करती है। नेक्स्ट उसके बाद में ले लिया मैंने सल्फाइड, सल्फाइड लिया, H+ लिया, तो बनाएंगे क्या, H2S। H2S जो है वो रॉटन एग स्मेल, कौन सी स्मेल हो गई, रॉटन एग स्मेल हो गई। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें तो CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव प्लस H+ लिया तो बन जाएगा क्या, CH3COOH, जो कि विनेगर लाइक स्मेल, कौन सी स्मेल है बेटा, विनेगर लाइक स्मेल। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें अपन तो H2O3 नेगेटिव, H2O3 नेगेटिव H+ लेगा तो बन जाएगा सल्फर का PPT, और साथ में कौन सी गैस बेटा, SO2, क्योंकि H2O3 नेगेटिव, देखना S2O3 नेगेटिव टूटेगा तो मिलेगा S+SO3 नेगेटिव, और S+SO3 नेगेटिव H+ के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस दे देगा, SO2, और सल्फर की वाइट येलो टर्बिडिटी ऑब्लिक PPT, कोलाइडल सल्फर जिसको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में बात करते हैं NO2 नेगेटिव, एक और वीक एसिड का एनायन है, H+ लेगा, बना देगा क्या, HNO2 पर HNO2 जाता है किसके अंदर, HNO3 प्लस NO के अंदर, और NO एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कौन सी गैस बना देती है बेटा, NO2। याद कुछ भी नहीं करना है, एक भी रिएक्शन याद नहीं करनी है, सारी रिएक्शन पड़ी हुई है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज धीरे धीरे याद होती चली जाएगी, परेशान नहीं होना है, पर अपने को प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। ये वीक एसिड के एनायन है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये H+ देगा, ये H+ लेंगे, H+ लेंगे तो पॉसिबल कंपाउंड ये सब होंगे। नेक्स्ट उसके बाद में और देखो बेटा, विथ वीक एसिड एनायन, अब समझना कि अपन ने ले लिए इसके अंदर कॉन्सेंट्रेट H2SO4। अभी जो अपन ने रिएक्शन लिखी वो कौन सी लिखी बेटा, डाइल्यूट H2SO4। वीक एसिड एनायन की जो डाइल्यूट H2SO4 से H+ ले सकता है वो तो कॉन्सेंट्रेट से लेगा ही लेगा। देखो क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है तो जब H2SO4 H+ देगा तो वो H2SO4 जो H+ दिया है वो कौन लेगा, H2O लेगा, ठीक है ना। पर जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जब H+ देगा तो पानी तो कम है, तो वो H+ मजबूरन एनायन को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना इस चीज का कि डाइल्यूट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में बढ़िया से H+ कौन देगा, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 देगा, ठीक है ना। अब इसी रिएक्शन को आगे मैं फॉरवर्ड करता हूं। कार्बोनेट लिया, SO3 नेगेटिव लिया, सल्फाइड आयन लिया, CH3COO नेगेटिव लिया, H2O3 नेगेटिव लिया और NO2 नेगेटिव लिया। इन सब में डाल दिया बेटा मैंने कॉन्सेंट्रेट H2SO4। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, सब NCERT की रिएक्शन से, या तो लैब मैनुअल मिल जाएगा या NCERT मिल जाएगी, ठीक है ना। ये मत समझना कि है ना ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है बेटा, कोर्स की चीज़ें हैं सब, ठीक है। और अब क्या है, नीट वाले भी और एम्स वाले भी जो है वो रिएक्शन पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं, इसलिए समझे रिएक्शन को। वैसे तो पढ़ रखी है रिएक्शन, सिर्फ रिलेट करना है, ठीक है। देखिए कार्बोनेट H+ लेगा, CO2 बनेगा, CO2 के साथ में कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, सिंपल CO2। SO3 नेगेटिव H+ लेगा, SO2 बनेगी, SO2 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के बीच में कोई रेडॉक्स नहीं होती है, इसलिए सिर्फ SO2। सल्फाइड आयन, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर लोअर आपस में रिएक्शन करेंगे तो बीच का प्रोडक्ट बनेगा, वो गैस होगी कौन सी, SO2, ठीक है ना। CH3COO नेगेटिव H+ लेगा तो बनेगा CH3COOH, और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो वाटर निकाल देगा, और वाटर निकाल के बना देगा क्या, कार्बन, कार्बन ब्लैक। क्या बना देगा ये, कार्बन ब्लैक। अभी पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर उसके बाद में H2O3 नेगेटिव है, तो H2O3 नेगेटिव भी कौन सी गैस दे देगा, SO2 दे देगा। क्यों दे देगा इस चीज को समझो। यहां पे देखो
SO2 तो निकल ही रही थी, फिर सल्फर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो वही बीच वाला प्रोडक्ट बनेगा और कौन सी गैस बन जाएगी, SO2, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +4। मतलब जब एक लोअर वाला एक हायर वाला आपस में रिएक्शन करेगा तो बीच वाला प्रोडक्ट जिस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कम प्रपोर्शनेशन। नेक्स्ट NO2 नेगेटिव H+ लेगा तो वो क्या बनेगा, HNO2 टूटेगा और फर्दर वही रिएक्शन करके कौन सी बना लेगा, NO2 गैस बना लेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। तो ये हो गई किसके साथ में रिएक्शन, वीक एसिड एनायन के साथ में रिएक्शन। अब आ जाते हैं अपन किसके ऊपर, डाइल्यूट, किसके ऊपर बात कर रहे हैं अपन, स्ट्रॉन्ग एसिड एनायन के साथ में रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। लिख लिया होगा ना ये, तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड एनायन विथ स्ट्रॉन्ग एसिड एनायन, और स्ट्रॉन्ग एसिड एनायन क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एनायन क्या होते हैं बेटा, वीक बेस होते हैं। तो अब रिएक्शन को समझना है ना, मतलब देखो बहुत सिंपल सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड एनायन, एसिड जिसकी H+ देने की टेंडेंसी ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग तो वो H+ ज़्यादा देता है, तो जब वो H+ ज़्यादा देता है तो उसकी H+ लेने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द बेस, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, वो हर किसी से H+ नहीं लेंगे। जैसे अपने पास F- है, Cl- है, Br- है, I- है, NO3- है, SO4 2- है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायन है। तो ये सब जो है वो डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि इन देखो डाइल्यूट का मतलब क्या है, पानी ज्यादा है, और पानी की प्रेजेंस में ये तो खुद इतना H+ देते हैं। जैसे मैंने लिया HCl लिया और HCl को पानी में डाल दिया तो क्या मिला मेरे को, H3O+ और Cl- मिला। तो ये तो खुद पानी को H+ देते हैं, तो पानी की प्रेजेंस में H+ थोड़ी ना ले लेंगे। इस वजह से ये कोई रिएक्शन नहीं करेंगे किसके साथ में, डाइल्यूट के साथ में, क्योंकि डाइल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, वाटर कंसंट्रेशन क्या होगी डाइल्यूट के अंदर, बहुत ज्यादा होगी। तो वो H+ कौन ले लेगा बेटा, वाटर ले लेगा। नेक्स्ट देखो, जब मैं कॉन्सेंट्रेट लूंगा F-, Cl-, Br-, I-, NO3- और SO4 2-। अब देखो इस चीज को समझो, कॉन्सेंट्रेट लिया तो H+ तो है ही नहीं, वाटर तो है ही नहीं, और कॉन्सेंट्रेट तो H+ देगा ही देगा, जबरदस्ती देगा, और जबरदस्ती देगा तो इनको लेना पड़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में H+ लेंगे, बनेगा क्या, HF। ये क्या बनाएगा, HCl। अब देखो ये HBr बनाएगा, साथ में Br2 भी बनाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो F2Cl2 कंसंट्रेट H2SO4 याद आ गया, फिर Br2 और फिर क्या है I2, ठीक है ना। इस वजह से Br- का ऑक्सीडेशन होगा तो बन जाएगा Br2। यहां देखो Hi साथ में क्या I2, यहां क्या बनेगा HNO3, और HNO3 डिकम्पोज होके क्या देता है बेटा, H2O, NO2 और साथ में क्या O2, तो वही रेडिश ब्राउन कलर की गैस बन जाएगी। ये रिएक्शन देखो, ये है सबसे बढ़िया रिएक्शन, SO4 2- कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाला तो बनेगा क्या, HSO4-, कोई वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। इस रिएक्शन पे नज़र दौड़ाना थोड़ी सी, याद करो लाइम वाटर बरेटा वाटर पढ़ाया था, तो क्या पढ़ा था अपन ने कि H2CO3 में से H+ जाते हैं तो बनता है क्या, CO3 2-, और इन दोनों को मिक्स करते हैं तो बनता है क्या, HCO3-। और आज वही रिएक्शन दोबारा हुई है कि H2SO4 कॉन्सेंट्रेट है ना में से H+ जाएगा तो बनेगा क्या, SO4 2-, और जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो बन जाएगा क्या, HSO4-। तो वही रिएक्शन वापस हुई है, ठीक है। तो ये हो गई किसके साथ में, एसिडिक प्रॉपर्टी वाली रिएक्शन। इसमें बीच बीच में अपन ने रेडॉक्स रिएक्शन की भी बात कर ली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करने जा रहे हैं अपन रिएक्शन विथ मेटल्स, है ना। सेकंड रिएक्शन करने जा रहे हैं अपन रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स को समझने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि डाइल्यूट H2SO4
ऑक्सीडाइजिंग है बेटा नॉन ऑक्सीडाइजिंग है? नॉन ऑक्सीडाइजिंग। और कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है कैसा? ऑक्सीडाइजिंग। तो अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं अपन, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। मैंने जिंक लिया, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 लिया, तो रिएक्शन होगी और रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बनेगा क्या? अपना ZnSO4, साथ में कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, वो क्या करेगा? H+ को डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट उसके बाद में कॉपर लिया, डाइल्यूट H2SO4 लिया, डाइल्यूट H2SO4 लेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि नॉन ऑक्सीडाइजिंग है। कॉपर की औकात नहीं है कि वो H+ को कन्वर्ट कर दे किसके अंदर? H2 के अंदर, इसलिए लिख दूंगा मैं क्या? नो रिएक्शन। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ऑक्सीडाइजिंग है भाई। जिंक तो हाईली रिएक्टिव है, वो तो जब डाइल्यूट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कॉन्सेंट्रेट के साथ तो रिएक्शन करेगा, पर रिएक्शन में रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरा होगा, एक ZnSO4 होगा और एक साथ में SO2 होगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन को इनिशिएट कौन करेगा? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 करेगा। इसलिए रिएक्शन कॉपर के साथ भी हो जाएगी। कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 बन जाएगा क्या? CuSO4, साथ में कौन सी गैस? SO2 गैस, क्योंकि रिएक्शन को इनिशिएट करेगा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो अपनी जो है रिएक्शन मेटल के साथ में हो चुकी है बेटा। ठीक है, और अब अपन रिएक्शन जो है नॉन मेटल के साथ में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद में उसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ में रिएक्शन डिस्कस करेंगे और इसी के साथ में अपना H2SO4 कंप्लीट हो जाएगा। देखो अब नॉन मेटल लेते हैं भैया। नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में अपन ने लिखा था नॉन मेटल प्लस H2SO4 कि नॉन मेटल जो है वो उसको मतलब ट्रीट करो कि उसकी रिएक्टिविटी जो है लेस देन हाइड्रोजन वाली मेटल की तरह है, मतलब एज लाइक कॉपर ट्रीट करो इसको, तो रिएक्शन बहुत इजी हो जाएगी। सिंपल सी रिएक्शन के पहले एक एग्जांपल लिख देता हूं। P4 प्लस डाइल्यूट H2SO4 नो रिएक्शन, और P4 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 H3PO4 ऑब्लिक P4O10 साथ में क्या? SO2। देखो रिएक्शन को समझना, जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है ना उसको तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, उसके बिना वो काम नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो डाइल्यूट H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग नहीं है इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग है इसलिए रिएक्शन हो जाएगी। अब रिएक्शन क्या होगी? P4 पे ऑक्सीजन जाएगी तो फॉस्फोरस का ऑक्साइड बनेगा, और फॉस्फोरस का ऑक्साइड अगर पानी होगा तो ऑक्सी एसिड बना लेगा। इस तरीके से रिएक्शन होगी। समझ में आई बात? तो क्या बोला मैंने? P4 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 H3PO4 ऑब्लिक P4O10 साथ में क्या बन जाएगा? SO2 बन जाएगा, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन हुई है। H3PO4 बना है ना, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन हुआ है तो सल्फर का रिडक्शन होगा तो SO2 बन जाएगा। तो यहां से क्या बात समझ में आई कि नॉन मेटल जो है वो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है ना, तो और रिएक्शन क्या होगी बेटा? कार्बन ले लो, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाल दो, H2SO4 डालेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन का एक एसिड CO2 बन जाएगा और साथ में कौन सी गैस बन जाएगी? SO2 बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन सल्फर ले लो, सल्फर प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लो। अब वही रिएक्शन हो गई, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कम प्रोपोर्शनेशन होगा और सिर्फ यहीं पे ध्यान देना है कि SO2 बनेगी, नहीं तो बाकी सब में तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या पेरेंटिक ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +4 वाले प्रोडक्ट बनेंगे। बस यहीं पे दिक्कत हो गई क्योंकि एक लोअर और एक हायर वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर ले लिया अपन ने I2 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, सिंपल सी रिएक्शन। बोलो भाई आयोडीन का ऑक्सीडेशन होगा तो +5 वाला पेरेंटिक एसिड होता है, बन जाएगा क्या? HiO3 या I2O5 साथ में क्या?
SO2 सर आपने तो है ना यहाँ पे एसिड बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ पे ऑक्साइड बना दिया, यहाँ पे एसिड बनाया, यहाँ ऑक्साइड बना दिया, पर सर आपने यहाँ पे सिर्फ एसिड ऑक्साइड बनाया, एसिड क्यों नहीं बनाया? अरे सिंपल सी बात है भाई कि CO2 का जो एसिड H2CO3 है वो अनस्टेबल होता है, वो घूम फिर के वापस क्या दे देगा? CO2 देगा, इसलिए मैंने CO2 लिख दिया, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में बोरोन लिया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाल दिया, तो बोरोन का पेरेंटिक एसिड H3BO3 बन जाएगा, या फिर साथ में B2O3 बन जाएगा। और SO2 ये बार बार मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्साइड और दोनों क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि H2SO4 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, तो कई बार क्या करता है, पानी उड़ा देता है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, पानी उड़ा देगा, और पानी उड़ा देगा तो फिर ऑक्साइड बन जाएगा। फिर देखें, ये हो गई नॉन मेटल प्लस H2SO4 की रिएक्शन। अब बात आती है डिहाइड्रेटिंग एजेंट विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे C12H22O11 शुगर है ना, शुगर है, और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन ब्लैक बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? कार्बन ब्लैक। ठीक है, क्या हुआ? देखो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का काम है पानी उड़ाना, पानी उड़ा देगा, बच क्या जाएगा आपके पास? कार्बन है ना। इसको बोलते हैं चेयरिंग ऑफ शुगर, क्योंकि बन जाता है चार मतलब चारकोल, चारकोल से वर्ड आया चेरिंग है ना। कार्बन का एक एलोट्रोप होता है चारकोल के लिए वर्ड आया चेरिंग। सिंपल सा है, करते कुछ नहीं है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, और उस पर शुगर डाल देते हैं। ये आप लेबोरेटरी में कहीं भी कर सकते हो, उसके अंदर शुगर डालेंगे तो शुगर डालने पर क्या हो जाएगा, ये ऐसे ब्लैक फ्यूम्स बन जाएंगे, और ब्लैक फ्यूम्स होंगे किसके? कार्बन के। इस कार्बन को यूज किया जाता है इंक बनाने में। क्या बनाने में? इंक बनाने में। ठीक है ना। तो ये केमिकल रिएक्शंस हो गई सारी H2SO4 की। अब आ जाते हैं अपन यूजेस पे। यूजेस बहुत सिंपल से हैं, समझते जाना। सबसे पहले तो सल्फ्यूरिक एसिड इज अ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। अ नेशंस इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ कैन बी जज बाय द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इट प्रोड्यूस एंड कंज्यूम। एक देश की, एक कंट्री की इकोनॉमी मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है कि वहां पे कितना H2SO4 बन रहा है और कितना कंज्यूम हो रहा है। इतना भयंकर यूज है किसका? H2SO4 का। इट इज नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ hundreds of the other compound and also in many industrial process। कई 100 कंपाउंड बनाने के लिए कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का यूज किया जाता है। इस वजह से ये किसी नेशन की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है कि कितना H2SO4 बन रहा है और कंज्यूम हो रहा है। ठीक है ना। द बल्क ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट। ठीक है ना। सुपर फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट नाम के जो फर्टिलाइजर है वो बनाने में इसका यूज किया जाता है। मैं बता देता हूँ, सब फॉस्फेट दो तरह के हैं। ये दिक्कत है, देखो इसमें क्या करता है, नीट हो गया, मेंस हो गया, IIT हो गया, एम्स हो गया, ये सब लिखते क्या है? NCERT। क्या आपका सिलेबस है NCERT। पूछेंगे किसमें से? NCERT में से। पर अब यहाँ बात क्या आ जाती है, ये जैसे सुपर फॉस्फेट लिखा हुआ है तो सुपर फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है ये अपने को पता होना चाहिए। ये है बारीकी पढ़ने की। ठीक है ना। नहीं तो हम क्या करते हैं, सोच लेते हैं NCERT पढ़ ली यार, पूरी याद हो गया, पर एक एक छोटे छोटे पॉइंट छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं। तो देखें, अपन बात कर रहे हैं किसकी? सुपर फॉस्फेट की। तो सुपर फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है? CA3PO4 होल ट्वाइस ले लो, .CF2 ले लो। फ्लोर एपेटाइट बोलते हैं इसको। फ्लोर एपेटाइट ये लिखा हुआ है NCERT, अपन जब P ब्लॉक स्टार्ट करते हैं ना 12th क्लास का, उसमें इसमें डाल देते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालते हैं तो CaH2PO4 का फॉर्मेशन होता है ना, और CaSO4 का फॉर्मेशन होता है, और कौन सी गैस निकल जाती है? HF निकल जाती है। ठीक है। इसको बोल देते हैं अपन सुपर फॉस्फेट। इस मिक्सचर को, ठीक है ना, इस मिक्सचर को क्या बोल देते हैं? सुपर फॉस्फेट बोल देते हैं। ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, फ्लोर एपेटाइट के अंदर H2SO4 डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तो सुपर फॉस्फेट बन गया। इसको पढ़ने का और सिंपल सा तरीका है ना, ठीक है ना, और सिंपल सा तरीका क्या है, फिर से सुन लेना ढंग से, कि फॉस्फेट में सल्फ्यूरिक एसिड,
तो बन गया क्या, सुपर फॉस्फेट। एस फॉर सुपर, एस फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फेट फॉस्फेट, तो ये बन गया अपना क्या, सुपर फॉस्फेट। इसलिए परेशान ना हुए। चलिए नेक्स्ट देखें, अदर यूजेस, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज करते हैं डिहाइड्रेशन के लिए, ठीक है ना। मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट, पेंट, डाई, स्टफ, इंटरमीडिएट, कई सारे कलर पेंट वगैरह बनाने में H2SO4 का यूज किया जाता है। डिटर्जेंट इंडस्ट्री Na2SO4 बनाने में उसका यूज किया जाता है। मेटलर्जिकल एप्लीकेशन, अभी अपन ने देखा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 कई सारी मेटल्स के साथ में रिएक्शन कर लेता है। तो क्लींजिंग के लिए है ना, कभी मेटल पे रस्टिंग हो जाती है ना बेटा, तो रस्टिंग को हटाने के लिए अपन H2SO4 का यूज कर लेते हैं, ठीक है। स्टोरेज बैटरीज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट, ठीक है ना। स्टोरेज बैटरी के अंदर यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। स्टोरेज बैटरी, घर पे इन्वर्टर लगा होता है ना, और इन्वर्टर के अंदर जो एसिड डाला जाता है वो H2SO4 ही होता है। लेड स्टोरेज जो बैटरीज होती है ना, एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, अभी जो अपन ने कई सारी रिएक्शन पढ़ी, तो लेबोरेटरी में कई सारे गैसेस बनाने के लिए, CO2, SO2, इन सब को बनाने के लिए अपन H2SO4 का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ अपना H2SO4 कंप्लीट होता है। सिंपल सा है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वैसे तो NCERT के अंदर नहीं दे रखा है, पर लैब मैनुअल के अंदर H2S यूज किया गया है कई सारा। आप लैब में जब जाते हो ना, तो एक एपरेटस नजर आता होगा। एपरेटस कौन सा बेटा, ये वाला, ये लैब में अगर गए हो तो लैब में ये एक एपरेटस होता है जिसका नाम होता है कीप्स एपरेटस, ठीक है। कीप्स एपरेटस, इस कीप्स एपरेटस के अंदर ऊपर से जो है वो डाइल्यूट H2SO4 भरा जाता है, ठीक है, और नीचे FeS डाल के रखते हैं। तो FeS एकमात्र ऐसा ब्लैक कलर का सल्फाइड है जो डाइल्यूट H2SO4 के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो सल्फाइड आयन जो है वो H+ लेगा, बन जाएगी कौन सी गैस, H2S, और साथ में मिलेगा क्या, FeSO4। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कीप्स वेस्ट क्या है। कीप्स वेस्ट क्या है, FeSO4 प्लस H2SO4 का मिक्सचर जो होता है कीप्स वेस्ट। H2S निकलने के बाद में जो बचा वो क्या हुआ, वेस्ट बचा। तो वेस्ट क्या बोला, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो FeS तो पूरा डिसॉल्व हो जाता है। इस तरीके से जो बचता है FeSO4 और डाइल्यूट H2SO4, इसको बोलते हैं अपन क्या, कीप्स वेस्ट। H2S मिल गई। H2S जो है वो कलरलेस गैस होती है ना, रिड्यूसिंग गैस होती है, ठीक है। डीकलराइज कर देती है किसको, KMnO4 को। अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर H2S एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन करता है और कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, सल्फर के अंदर। देखें यहाँ पे H2S लिया, ये ऑक्सीडाइज होके जाएगा किसमें, सल्फर में। कौन कौन ले जा सकता है, सब ले जा सकते हैं। KMnO4 एसिडिफाइड जो है वो खुद चला जाएगा Mn2+ के अंदर, दो हाफ रिएक्शन। K2Cr2 एसिडिफाइड जो है वो चला जाएगा बेटा किसके अंदर, Cr3+ के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करें तो Cl2 Br2 I2 ये चले जाएंगे किसमें, Cl-, Br- और I- के अंदर। O3 चला जाएगा किसमें, O2। H2O2 चला जाएगा किसमें, H2O, ठीक है। Fe2+ चला जाएगा किसके अंदर, Fe3+ में। तो बहुत सारे जो रिड्यूसिंग एजेंट है, HNO2 जो है वो कुछ चला जाएगा किसमें, NO के अंदर। इस तरीके से H2S जो है वो ज़बरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट है। रोटन एग स्मेल होती है, कौन सी स्मेल होती है, रोटन एग स्मेल होती है किसकी, H2S की। अब इसको कैसे याद रखें, इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है समझना। अपन वो ले लें, क्या बोलते हैं, चांदी का बर्तन ले लें और उसके ऊपर प्याज काट लें या गार्लिक काट लें, लहसुन काट लें, ठीक है ना, या फिर एग फोड़ लें। तो घर वाले नाराज़ हो जाएंगे, बेटा मत कर ऐसा। क्यों, क्योंकि घर वालों को पता है कि ये जो आपस में रिएक्शन करेंगे ना, प्याज को आप लेके और चांदी की प्लेट के ऊपर रगड़ दो तो चांदी की प्लेट जो है वो ब्लैक कलर की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि सिल्वर जो है वो H2S के साथ रिएक्शन करके Ag2S बना देता है। क्या बना देता है, Ag2S बना देता है, ठीक है। तो घर वाले भी जानते हैं कि रिएक्शन होती है, पर घर वालों को केमिकल रिएक्शन के बारे में नहीं पता है कि ऐसा क्यों हुआ, ये ब्लैक क्यों हो गया। क्योंकि एग के अंदर सल्फर होता है,
गार्लिक के अंदर सल्फर होता है, अनियन के अंदर सल्फर होता है, और वो सिल्वर के कंपाउंड के साथ, सिल्वर के बर्तन के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेता है, Ag2S बना लेता है। ठीक है ना। तो अपन को क्या है कि ये ध्यान रखना है कि सिल्वर और सल्फर की रिएक्शन ना हो। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि H2S जो है, सल्फर जो है वो एग के अंदर है, गार्लिक के अंदर है, अनियन के अंदर है, पर इनमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो एग के अंदर होती है। और जब एग सड़ता है तो सल्फर हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, H2S बना लेता है। इसलिए रोटन एग स्मेल बोला गया है किसको, H2S को। गार्लिक, रोटन गार्लिक भी बोल सकते हैं, रोटन अनियन भी बोल सकते हैं, पर इतनी कंसंट्रेटेड नहीं होती, इतनी इंटेंस स्मेल नहीं होती है कि हमको वो फील हो। पर सल्फर का कंटेंट एग के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से हमें वो इंटेंस फील आती है कि भैया ये किसकी स्मेल है, H2S की स्मेल है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें तो H2S जो है वो केमिकल रिएक्शंस में लेब के अंदर यूज़ किया जाता है केटाइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो वो जो अपन लेब मैनुअल पढ़ेंगे उसी के अंदर वो चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसी के साथ में अपना ऑक्सीजन फैमिली कंप्लीट होता है। आप रिएक्शंस को लिख लिएगा, छोटी छोटी सी रिएक्शंस है, यूजेस पढ़िएगा। ठीक है ना। मतलब बेसिकली फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ कि हम जो है वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन और बॉन्डिंग पार्ट को रिपीट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। क्वेश्चन करने से कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, बार बार लिखने से कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। तो आप लोग इसको लिखिए, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हेलोजन के साथ में, हेलोजन एंड इट्स कंपाउंड के साथ में। चलिए, ओके, बाय।